आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, पर खराब स्वास्थ्य के कारण हम जीवन का आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं। स्वास्थ्य समस्याओं में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली समस्या है मोटापा या ओबेसिटी। फैट अधिक मात्रा में हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है तो उसे ही मोटापा कहते हैं। मोटापा कई दूसरी बीमारियों का जन्मदाता भी होता है। शुरुआत में इससे पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, सोते हुए खर्राटे लेना और छोटी सांसें जैसी परेशानियां होती हैं। और अगर समय पे मोटापे का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आगे चलकर डायबिटीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, बांझपन, फैटी लिवर, खास तरह के कैंसर, स्ट्रोक और स्लीप एपनिया होने का जानलेवा खतरा बना रहता है। इसलिए मोटापा कम करना या वेट लॉस बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे तो डाइटिंग और एक्सरसाइज करके वेट लॉस की कोशिश की जाती है, पर जिनका एक्स्ट्रा वेट 30 केजी से अधिक है वहां इम्पॉसिबल हो जाता है सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से वेट लॉस करना। ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत वेट लॉस कर भी ले तो एक्सरसाइज छोड़ते ही फिर से वेट गेन हो जाता है और कभी-कभी तो पहले से अधिक गेन हो जाता है। शुक्र है कि ओबेसिटी या बैरियाट्रिक सर्जरी एक रेस्क्यू थेरेपी बन के हमारे सामने आई है। ओबेसिटी सर्जरी न सिर्फ वेट लॉस करती है बल्कि जीवन भर आपके वजन को हेल्दी लिमिट्स में भी रखती है। अब जरा देखते हैं कि किन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है ये सर्जरी। अपने शरीर के बीएमआई से हम यह बात आसानी से जान सकते हैं। वो व्यक्ति जिनका बीएमआई 37.6 से ज्यादा है या बीएमआई 32.6 से ज्यादा है और मोटापे की वजह से कॉम्प्लिकेशंस है, या एक्सेस वेट 30 किलो से ज्यादा है और डाइट एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं हो रहा, ये सभी ओबेसिटी सर्जरी के लिए सूटेबल है। और ओबेसिटी सर्जरी सबसे आसान और सुरक्षित रूप से करवाई जा सकती है जोधपुर 4 रास्ता के पास स्थित द्वारका क्लिनिक में। द्वारका क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अविनाश टांक SGPGI से MS और MCH करके आज अहमदाबाद के जाने माने ओबेसिटी और गैस्ट्रो सर्जन है। 10 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले डॉक्टर अविनाश टांक शैल्बी हॉस्पिटल में लिवर, गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड रह चुके हैं और एशियन बैरियाट्रिक्स में भी 2009 से 2010 तक ओबेसिटी सर्जन रह चुके हैं। इंडिया के अलावा जापान और कोरिया में ट्रेंड डॉक्टर टांक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। अपने करियर में कई ओबेसिटी सर्जरी कर चुके डॉक्टर टांक अब द्वारका क्लिनिक के माध्यम से हर उम्र और लिंग के लोगों को मोटापे से छुटकारा दिला के स्वस्थ, खुशहाल और आत्मविश्वास से भरपूर जीवन जीने में मदद कर रहे हैं। तो अभी विजिट कीजिए द्वारका क्लिनिक या कॉल कीजिए 8866020505 पर और वापस पाइए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन। Myself Sudha Agrawal, in the capacity of moderator, hereby welcomes you all in the 4th webinar series of Dr. Avinash Tank, and today's topic is pancreas and obesity. We will continue this series every alternate Wednesday from 4 to 5 p.m. with different topics. As this would be a very informative session, I would like to have your 100% concentration. Please avoid multitasking as this may be a significant topic for you all. And question and answer session will be last few minutes, 15 minutes, 10 to 15 minutes. And I would like to give something about Dr. Avinash Tank. He was awarded by Chief Minister of Gujarat, Shri Nitin Patel ji. You will know about, in this webinar, you will know about obesity and its linked pancreas related problems, symptoms and complications of pancreatic problems, best treatment of pancreatic diseases, steps to prevent of pancreatitis. So let's join hands and welcome Dr. Avinash Tank, sir. Namaskar, good afternoon. Thank you Sudhaji for your kind introduction and सभी को अपने वेबिनार सीरीज के बारे में जानकारी देने के लिए। जी आज के अपन इस वेबिनार सीरीज में अपन
जानकारी लेंगे पेनक्रियाज के बारे में। तो अभी अपने साथ करीब 25 पार्टिसिपेंट ज्वाइन करे हुए हैं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको हार्ट के बारे में जानकारी जरूर होगी, आपको लंग के बारे में जानकारी जरूर होगी, आपको लिवर के बारे में जानकारी होगी, किडनी के बारे में होगी, ब्रेन के बारे में होगी। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने पेनक्रियाज के बारे में जानकारी है या नाम सुना है? ये निसंदेह काफी कम लोगों ने पेनक्रियाज के बारे में जानकारी होगी। बट पेनक्रियाज अपने शरीर का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो पेट के सेंटर पार्ट में होता है, पीछे की तरफ जरूर होता है, लेकिन जो लोकेशन सेंटर में होता है, जैसे कि डायग्राम में बताया गया है। और इस पेनक्रियाज का कनेक्शन अपने खाने की थैली के साथ होता है, गॉल ब्लैडर की डक्ट के साथ होता है। तो लीवर से जो भी बाइल आता है वो बाइल पेनक्रियाज की डक्ट के साथ मिल करके फिर ड्यूडेनम, जो छोटी आंत का शुरुआती हिस्सा होता है, उसमें जाके मिलता है और खाना पचने की प्रोसेस शुरू होती है। पेनक्रियाज का काम क्या है? जहां तक कि बाकी ऑर्गन्स के बारे में आप सब जानते हैं, पर पेनक्रियाज का काम क्या है? पेनक्रियाज का मुख्य काम है कि वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, जिसका पर्पस ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना है। साथ ही वो डाइजेस्टिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम्स बनाता है, उनको रिलीज करता है, जिससे डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। तो अपन को कैसे पता चले कि हमें पेनक्रियाज की तकलीफ से संबंधित सिम्टम्स हैं? तो पेनक्रियाज की तकलीफ से होने वाले सिम्टम्स में पेट में दर्द एक कॉमन सिम्टम है। दर्द पेट के सेंटर के हिस्से में होता है और वो दर्द पीठ के पीछे तक जाता है, कमर के पीछे बैकबोन की तरफ जाने का महसूस होता है कि आगे से पेन शुरू हुआ है और वो काफी पीछे तक जा रहा है। कुछ लोगों में जॉन्डिस की भी कमर या पीलिया की तकलीफ भी आती है, जिसे पेनक्रियाज तकलीफ का पता चलता है। काफी लोगों के अंदर इनडाइजेशन की तकलीफ होती है और इनडाइजेशन तकलीफ का कारण पेनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम्स अगर प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या उनका प्रोडक्शन कम होता है तो ये तकलीफ आती है। कुछ लोगों में डायरिया भी आता है और वो डायरिया पेनक्रियाज के एंजाइम की कमी की वजह से आता है। पेनक्रियाज स्पेशल एंजाइम बनाता है जो फैट के डाइजेशन में यूजफुल होता है। अगर फैट यानी घी ऑयल की बनी हुई चीज का अगर डाइजेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हो तो वो सेम घी तेल स्टूल के रूप में बाहर आता है और जो डायरिया के रूप में सामने आता है। कुछ लोगों में डायबिटीज की तकलीफ भी होती है और ये डायबिटीज की तकलीफ पेनक्रियाज से बनने वाले हार्मोन इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। और अगर पेनक्रियाज का अगर काफी ज्यादा स्वेलिंग आई है, क्रोनिक पेनक्रियाटिस है या उसका कैंसर बनता है, तो कुछ लोगों में काफी कम समय में ज्यादा वजन लॉस होता है और उनको वोमिटिंग की तकलीफ भी हो सकती है। तो ये जो सब सिम्टम है, ये सब सिम्टम नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पेनक्रियाज के पेशेंट में ही देखने को मिलता है, लेकिन हाँ, अगर कोई कारण ना मिले तो पेनक्रियाज के कारण होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। सो पेनक्रियाज इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज। पेनक्रियाज और डायबिटीज में काफी कोरिलेशन है, यानी इन दोनों के पेनक्रियाज के डिसफंक्शन की वजह से ही डायबिटीज होती है। तो पेनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको इंसुलिन कहते हैं और ये सब लोग जानते हैं, सबने नाम सुना होगा। इंसुलिन के अलावा ग्लूकागोन हार्मोन और कई तरह के हार्मोन भी बनते हैं जो अपने डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन जो पेनक्रियाज से होता है, तो अगर पेनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा तो आप जानते हैं कि अपना ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा, वो नॉर्मल नहीं रहेगा। और इट मीन्स हाई ब्लड शुगर का मीन्स है डायबिटीज। तो जैसे कि मैंने बताया, पेनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है और ये इंसुलिन का मेन फंक्शन ये होता है कि वो अपने
सेल्स, जहां कोशिकाएं, जहां फूड का फाइनल डाइजेशन प्रोसेस होता है, उस सेल्स में इंसुलिन को अंदर जाने की परमिशन देता है। ये मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाने की प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। अब आता है कि अगर इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो, पेनक्रियाज की वो सेल अगर उनका डिस्ट्रक्शन हो जाए, वो डैमेज हो जाए, तो इंसुलिन जब नहीं होगा तो इंसुलिन की एब्सेंस की वजह से ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जाएगा और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में काफी ज्यादा रहेगा। इसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। और अगर इंसुलिन का सिक्रीशन पेनक्रियाज से कम हो रहा है, हो तो रहा है लेकिन कम हो रहा है, या इंसुलिन का सिक्रीशन नॉर्मल है लेकिन वो सेल्स पे जाकर के अपना फंक्शन नहीं कर सकती है, तो इसलिए शरीर में इंसुलिन की रिलेटिव डेफिशिएंसी मानी जाती है और जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाता है और उसका लेवल ब्लड में काफी ज्यादा रहता है। सो देयर इज ए रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन in the blood. Because of that, sugar level remains high in the blood, and this is known as the type 2 diabetes. So type of diabetes are type 1, there is a destruction of the cells of the insulin. Type 2, when there is insulin level are either less in amount or amount is normal but cells are not properly working, and there can be other cause also, like in pregnancy. आपको पता होगा कि जिनकी प्रेगनेंसी होती है वो लोगों में डायबिटीज आती है बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से, और ये ट्रांजिएंट प्रॉब्लम होता है। प्रेगनेंसी के पूरे होने के बाद या डिलीवरी होने के कुछ समय के बाद में वो इंसुलिन का लेवल और शुगर के लेवल नॉर्मल आते हैं, तो इसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। कुछ अदर तरह की डायबिटीज होती है जैसे कि क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की वजह से हो, कुछ मेडिसिन की वजह से हो, कुछ जेनेटिक वजह से हो, वो भी तरह की डायबिटीज होती है। तो पेनक्रियाज की कॉमन डिजीजेस क्या हैं? पेनक्रियाज में अगर स्वेलिंग आती है तो उसको पेनक्रियाटाइटिस, स्वेलिंग ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, और मेडिकल भी से इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी ऑर्गन नॉन एज पेनक्रियाटाइटिस। तो इट कैन बी एक्यूट, मीन्स तकलीफ शुरू हुई है और विद इन अ वीक पेशेंट कम्स टू अस, इज एक्यूट मीन इमीडिएट इंसल्ट। क्रोनिक मीन्स द प्रोसेस हैपनिंग सिंस लॉन्ग टाइम, ये प्रॉब्लम काफी लंबे से चलती है, बार बार चलती है, आती है जाती है, ठीक हो जाती है, इसको क्रोनिक कहते हैं ये। द अदर डिजीज इज स्टोन डिजीज, कुछ पेशेंट में पेनक्रियाज में स्टोन डेवलप होते हैं एंड द अंडरलाइंग कॉज इज क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, जिनकी वजह से स्टोन प्रोसेस का बनना ज्यादा होता है और पेशेंट में स्टोन बनते हैं। ये स्टोन बाकी स्टोन से, लीवर, गॉल ब्लैडर और किडनी के स्टोन से अलग होते हैं ये। और जब पेनक्रियाज में डैमेज ज्यादा होता है तो पेनक्रियाटिक सेल्स के डैमेज होने की वजह से इंसुलिन सीक्रेट करने वाली सेल्स का वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए पेशेंट में इंसुलिन के लेवल कम होता है और इसलिए शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है। सो दिस इज नोन एज द डायबिटीज बिकॉज ऑफ एक्सोक्राइन पेनक्रियाज डेफिशिएंसी। पेनक्रियाज की डिजीज में पेनक्रियाज में सिस्ट हो सकती हैं, कुछ ट्यूमर हो सकते हैं। सिस्ट का मतलब बिना कैंसर की, पेट में मतलब पेनक्रियाज में कुछ फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बनती है बट उनमें कैंसर नहीं होता है। और कुछ में ट्यूमर हो सकते हैं। ट्यूमर मीन्स दे आर नॉट अ मैलिग्नेंट ट्यूमर बट दे कैन बी द बिनाइन स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर। एंड द लास्ट डिजीज इज कैंसर। सो पेनक्रियाज कैन हैव दैट डिजीज इन फॉर्म ऑफ कैंसर आल्सो। सो मैंने जो आपको सिम्टम्स हाईलाइट करे हैं वो सब सिम्टम्स इनमें से किसी किसी डिजीज की वजह से होते हैं और एज एक्सपर्ट वी कैन कम टू नो। सो व्हाट इज द एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस? द फर्स्ट डिजीज, it means there is swelling of pancreas, or in medical term the inflammation of the pancreas. Now you can say on left side this is the normal pancreas, but and this is a enlarged view. You can see the light tube, this is duct of the pancreas. Through this duct the enzymes and hormones comes through the pancreas in the intestine. In normal you can see the pancreas is normal colored, बट वेन देयर इज ए इन्फ्लेमेशन, अगर पेनक्रियाज में स्वेलिंग आती है, इन्फेक्शन आता है तो पेनक्रियाज का कलर चेंज हो जाता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और इस वजह से पेनक्रियाज का पेन होने लगता है। और ये पेन अपने सेंटर में, पेट के बिल्कुल सेंटर में शुरू होता है और ये बैक में, बैक बोन की तरफ महसूस होता है कि हमें कोई ऐसा लगता है कि आगे से पेन पियर्स होकर पीछे की तरफ जा रहा है, जैसे नाइफ बोर्ड पियर्स करता है, इतना शार्प शूटिंग पेन आता है ये। और अगर ये पेनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है तो ये पेनक्रियाज का नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मीन पेनक्रियाज सड़ जाता है,
it get damaged because there is a no blood supply. It finally damaged, and because of damage, the pancreas is no longer functioning normally. तो पेनक्रियास डैमेज होने की वजह से अब वो डैमेज पार्ट काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, और इसको ट्रीटमेंट यानी ऑपरेशन या ड्रेन ट्यूब के द्वारा इस डैमेज पार्ट को हटाया जाता है और रिमेनिंग पार्ट अपने शरीर में काम करता है। ये द अदर कंडीशन इज द क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, और इसकी वजह एक गॉल ब्लैडर स्टोन भी होती है। आप देख रहे हैं गॉल ब्लैडर स्टोन जब नीचे आते हैं डाइजेशन के लिए, तब साथ में पेनक्रियास का जूस भी आता है। तो जब अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो और जो बाइल के साथ नीचे उतरते हैं, तो वो लोअर एंड पे जहां पेनक्रियास की डक्ट की माउथ ओपनिंग होती है, अगर वहां पर स्टोन रुक जाए, ब्लॉक कर दें, तो पेनक्रियास में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। और ये प्रॉब्लम अगर एक बार में हो तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन आती है। अगर ये मल्टीपल टाइम बार बार में होती रहती है तो इससे पेनक्रियास में धीरे धीरे स्वेलिंग आती है और डैमेज होने लगता है। और अगर ये प्रॉब्लम रिकरेंट हो रही है, आती है, ठीक हो जाती है, फिर बार बार होती है, कुछ मंथ के बाद में, कुछ ईयर्स के बाद में होती है, तो धीरे धीरे पेनक्रियास के अंदर स्टोन्स बनने लग जाते हैं, और स्टोन बनने की वजह से इसमें स्वेलिंग और ज्यादा होती है। डक्ट से पेनक्रियाटिक जूस का फ्लो ब्लॉक हो जाता है, डक्ट का प्रेशर ज्यादा होता है, इस वजह से पेशेंट को पेन, दर्द में काफी ज्यादा महसूस होता है। और जब ये स्वेलिंग होती है तो नेचुरली स्वेलिंग के साथ में हीलिंग भी होती है, और जब स्वेलिंग हो फिर हीलिंग हो तो इसकी वजह से धीरे धीरे फाइब्रोसिस होने लगता है और पेनक्रियास का साइज सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने की वजह से इसकी वर्किंग कैपेसिटी काफी कम हो जाती है। अदर डिजीज है पेनक्रियास की, जैसे मतलब सिस्ट, कुछ सिस्ट आप देख रहे हैं इधर राइट साइड के अंदर, ये सिर्फ पानी की भरी हुई सिस्ट हैं, बाकी कुछ सिस्ट ऐसी होती हैं जिनके अंदर ट्यूमर होता है, ट्यूमर होने की संभावना होती है, और इसलिए एज ए एक्सपर्ट हम इनका अप्रोप्रिएट जांच करके समझते हैं कि पेनक्रियास की तकलीफ का कारण क्या है। और आखिरी डिजीज पेनक्रियास की है वो पेनक्रियास का कैंसर, जिससे कि हर ऑर्गन का कैंसर हो सकता है, वैसे पेनक्रियास का कैंसर भी होता है। और ये पेनक्रियास का कैंसर एक तरह से बहुत ही एग्रेसिव डिजीज है। अगर इसका सही समय पे पता चले और तुरंत इलाज कराएं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, अदरवाइज ये अधिकांश केस में ये एडवांस फॉर्म में सामने आता है। जब हमें पता चलता है तो ये काफी एडवांस हो चुका होता है ये। तो अगेन पेनक्रियाटिक कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर हमें जॉन्डिस यानी पीलिया यानी बाइल फ्लो की तकलीफ में आती है तो उससे पता चलता है। जब अगर जॉन्डिस होता है तो यूरिन का कलर भी डार्क हो जाता है। आप देखेंगे कि आपका यूरिन का कलर नॉर्मल से डार्क हो गया, इसमें आपको जॉन्डिस की तकलीफ है। कॉमनली इससे आपको पता चलता है कि हमें जॉन्डिस हो रहा है। अनइंटेंडेड वेट लॉस, पेनक्रियाटिक कैंसर की वजह धीरे धीरे ही नहीं, काफी कम समय में ज्यादा वजन कम हो जाता है, यानी 1-2 महीने में 5 kg 10 kg तक वेट कम हो जाता है। पेनक्रियास के अगर पेनक्रियास या कैंसर पेनक्रियास के राइट साइड के पार्ट जो बॉडी और टेल कहते हैं, अगर वहां से कैंसर डेवलप होता है तो पेट में दर्द की तकलीफ होती है, दर्द कमर तक चला जाता है और कुछ लोगों में वोमिटिंग की तकलीफ होने लगती है। सो पेनक्रियास का कैंसर के सिम्टम्स इस पे डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन में कैंसर आता है। अगर पेनक्रियास के हेड में कैंसर आता है तो हमें जॉन्डिस का सिम्टम प्रीडोमिनेटली होता है, और जिसकी वजह से इसका पता भी जल्दी चलता है और इलाज जल्दी शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कैंसर पेनक्रियास के बॉडी और टेल रीजन में आता है, इसका सिम्टम नॉन स्पेसिफिक होता है, और जब हम पता चलता है तो हम काफी लेट हो चुके होते हैं और बीमारी एडवांस हो चुकी होती है। एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि डायबिटीज यूजुअली 30s 40s की एज में आती है, 50s और 60s की एज में डायबिटीज नहीं आती है। अगर किसी को 50s और 60s की एज में डायबिटीज का फर्स्ट टाइम पता चलता है, जिनके घर में किसी को फैमिली टेंडेंसी डायबिटीज की नहीं है, उन लोगों में पेनक्रियाटिक कैंसर होने का डाउट ज्यादा रहता है। इसलिए अगर पहली बार करीब 50s और 60s की एज में डायबिटीज का पता चलता है तो एक्सपर्ट से जरूर जानकारी करवानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपको पेनक्रियास कैंसर का फर्स्ट सिम्टम तो नहीं है।
अब अपन बात करी है ये पेनक्रियाटिक डिजीज के बारे में, तो मैं आपको ये जानकारी सब क्यों दे रहा हूँ? इसका पर्पज ये है कि इस डिजीज का वॉल्यूम और फाइनेंशियल बर्डन और क्वालिटी लाइफ, इन 3 पैरामीटर से अपने को काफी इंपैक्ट आता है। वॉल्यूम की बात करें तो धीरे धीरे पेनक्रियाटिक डिजीज का प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है। यूं तो अभी 1 लाख पर्सन पर ईयर में की अगर एक डेनोमिनेटर लें तो एक्यूट पेनक्रियाटिस के करीब 34 केसेस देखने को मिलते हैं, क्रोनिक पेनक्रियाटिस के 10 केस मिलते हैं और पेनक्रियाटिक कैंसर के 8 केसेस इन 1 लाख पर्सन पर ईयर देखने को मिलते हैं। ये नंबर दिखने में काफी कम लगता है, लेकिन द पॉइंट इज दैट धीरे धीरे ये नंबर ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। ये नंबर पहले और कम था, लेकिन अब ये नंबर बढ़ने लगा है। तो धीरे धीरे डिजीज का बर्डन सोसाइटी में बढ़ रहा है। दूसरा इम्पैक्ट फाइनेंशियल पे भी आता है। अगर डिजीज है तो उसका इम्पैक्ट अपने एक्सपेंस पे भी आता है। और इसके लिए यूएस की एक स्टडी आई है, जो अभी तक लेटेस्ट स्टडी में कहेंगे कि अगर किसी को एक्यूट पेनक्रियाटिस होता है और उनको अगर प्रॉब्लम की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है, तो इट हैज लॉट ऑफ कॉस्ट बियरिंग। उनका एवरेज एडमिशन पे 7 लाख रुपीज का अपने इंडियन कन्वर्ट में कन्वर्ट करें तो पर एडमिशन उनका एक्सपेंस होता है। इसी तरीके से पेनक्रियाटिक कैंसर, अगर कैंसर की ट्रीटमेंट का पूरा कॉस्ट निकालें तो पर पर्सन ट्रीटमेंट में करीब 50 लाख का खर्चा होता है। सो दिस एक्सपेंस इज वेरी सब्सटेंशियल, so we should be very aware about the disease and we should expect the consult when anytime we have the symptoms. I am still facing the system problem, my slides are not moving forward. Yes, and other impact are the quality of life. पेनक्रियाटिक डिजीज होने से क्वालिटी लाइफ पे भी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। दर्द की वजह से वो काम पे नहीं जा सकते हैं, उनका वेलबींग अच्छा नहीं होता है, वो एंजाइटी स्ट्रेस रहता है, वो कुछ खाने से डर लगता है, उनका फ्रेंड्स और सोशल लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह से क्वालिटी लाइफ पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और अगर डिजीज वाइज आपको शेयर करूं तो जो एक्यूट पेनक्रियाटिस से सफर होते हैं वो 11% पीपल में क्वालिटी लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है। क्रोनिक पेनक्रियाटिस के पेशेंट में 23% में क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है। और जिनको पेनक्रियाटिस का कैंसर होता है उनमें मोस्टली ऑलमोस्ट एवरीवन की क्वालिटी लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है। सो अगेन द इम्पोर्टेंट इज we should be aware to identify the disease of the pancreas so we can improve the quality of life. अब है कि एनिमीज ऑफ द पेनक्रियास, ऐसे क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या चीज है, क्या डिजीज है या क्या रिस्क फैक्टर है जो पेनक्रियास को डैमेज करते हैं। और मैं आपको एक एक हाईलाइट करके पेनक्रियाटिस में लिए मैं यहाँ पर 2 अलग तरीके से बताना चाहूंगा। एक जो पेनक्रियास में सिर्फ इन्फ्लेमेशन करते हैं, डैमेज करते हैं, दूसरे जो कैंसर के कारण होते हैं। तो जो पेनक्रियास को डैमेज करते हैं, पेनक्रियाटिस करते हैं, उनमें है एक अल्कोहल, दूसरा है गॉलब्लैडर स्टोन। जैसा मैंने बताया गॉलब्लैडर स्टोन की वजह से स्टोन जब नीचे मूव करता है तो पेनक्रियास की डक्ट में ब्लॉकेज की वजह से स्वेलिंग करता है और कई कॉम्प्लिकेशन करता है। स्मोकिंग, ओबेसिटी जो आज अपना टॉपिक है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है स्पेशली ट्राइग्लिसराइड लेवल, उनमें भी पेनक्रियाटिस होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। कैल्शियम का लेवल जब बहुत ज्यादा होता है उनमें भी पेनक्रियास के डैमेज होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। और कुछ मेडिसिन जो स्पेसिफिक डिजीज में यूज करते हैं उनकी वजह से भी होता है, इसलिए एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह में मेडिसिन लेना चाहिए। दी एनिमीज ऑफ पेनक्रियास, दोज कॉजिंग कैंसर ऑफ द पेनक्रियास, यानी जिनकी वजह से कैंसर होने की संभावना रहती है। अगेन अल्कोहल, सेम रिस्क फैक्टर जो पेनक्रियाटिस करता है। स्मोकिंग इज द सेम रिस्क फैक्टर जो पेनक्रियाटिस भी करता है। ओबेसिटी अगेन द सेम रिस्क फैक्टर जो पेनक्रियाटिस के साथ कैंसर भी करता है। डायबिटीज, दिस इज न्यू फैक्टर, डायबिटीज की वजह से पेनक्रियाटिस कैंसर होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो जिनको डायबिटीज है उनके लिए बड़ा अलार्म सिम्टम है कि वो डायबिटीज को कंट्रोल में रखें ताकि पेनक्रियाटिस कैंसर से उनको बचाव किया जा सके। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, अगर घर में किसी मेंबर को पेनक्रियाटिस कैंसर हुआ हो या अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन के कई कैंसर हुए हो, लोगों में पेनक्रियाटिस कैंसर होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। एंड डाइट रिच इन सैचुरेटेड फैट, या इट मींस ऑयल, घी, चीज, बटर, जिसमें सैचुरेटेड फैट होने का अमाउंट ज्यादा होता है। वनस्पति घी,
है ना, सेचुरेटेड फैट उन्हें ज्यादा होता है, उन लोगों में पेनक्रियाज कैंसर की संभावना ज्यादा होती है। सो नाउ कम, व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर पेनक्रियाटिक डिजीज? सो माय सजेशन वुड बी you should consult to a gastro expert so they can keenly look for the disease of pancreas, so they can identify it and they can treat accordingly. And our aim remains we should treat the complications of the pancreas disease, like we can treat by the medicines, we can treat by the endoscopy therapy, or we treat by the surgery. So it depends on what is the exact complication and what is the appropriate treatment, because all three approaches are used to treat the pancreatic diseases. And the last aim is we should remove the cause of the disease. If gallbladder is the cause of the problem, we should remove the gallbladder. If there's because of alcohol, stop the smoking, so we can cater the individual cause for the disease. So that way we get a best treatment. Now obesity and pancreas, इनमें भी एक अच्छा एक रिलेशन है जो अपन सबके लिए चिंताजनक है, जो पेनक्रियाटिक डिजीज को बढ़ाता है. सो हाउ इट कैन अफेक्ट दैट, कि जिनमें ओबेस, जो लोग ओबेज होते हैं उन लोगों में पेनक्रियाटिस होने की संभावना काफी ज्यादा होती है, और ये पेनक्रियाटिस के कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना भी काफी ज्यादा होती है. और ओबेज पेशेंट्स में जब ये डिजीज होती है तो उनकी रिकवरी में भी ज्यादा समय लेती है. एंड लास्टली ओबेसिटी से पेनक्रियाज का कैंसर होता है. फैट जो पेनक्रियाज में जाके डिपॉजिट होती है, फैट जो पूरे शरीर में होती है, उससे कुछ हार्मोन निकलते हैं जिनको हम लेप्टिन हार्मोन, ऐसे हार्मोन कहते हैं. ये हार्मोन जाके पेनक्रियाज पे काम करते हैं और शरीर की इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज करते हैं, धीरे धीरे सेल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और वो सेल ग्रोथ अनकंट्रोल होकर के कैंसर के रूप में अपने सामने आती है. तो अब सब आप जानना चाह रहे होंगे कि इतनी सारी बीमारी है, कैंसर भी हो सकता है, तो हमारे पास अपने पेनक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए क्या ऑप्शंस हैं. ऑप्शंस में आई वुड से देयर 10 ऑप्शंस आई विल शेयर विद यू. द फर्स्ट इज स्टॉप अल्कोहल इनटेक. अपन को किसी को भी अल्कोहल का यूज नहीं करना चाहिए. अल्कोहल लीवर को डैमेज करता है, ये सब जानते हैं. अल्कोहल खाने की थैली में स्वेलिंग करता है, ये सब जानते हैं. अल्कोहल से पेनक्रियाज का कैंसर होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है, एंड वी शुड अवॉइड टेकिंग द अल्कोहल, और वी शुड मिनिमाइज द इनटेक ऑफ अल्कोहल. द अदर रिस्क फैक्टर इज द स्मोकिंग. जो स्मोक करते हैं उनको भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. स्मोकिंग के शरीर में कोई बेनिफिट नहीं है, वो हीलिंग को, प्रोसेस को डिले करती है, और इन डिजीज को स्पेशली पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिस का भी ऑप्शन बढ़ाती है, और वो कैंसर को भी एक कॉमन कारण है. अगेन माय स्क्रीन शेयरिंग इज इंटरप्टेड, सॉरी फॉर डिले. आई ट्राइंग टू गेट मोर स्लाइड्स. The other cause I would say कि अगर गॉलब्लैडर स्टोन में पता चलता है कि गॉलब्लैडर स्टोन की वजह से पेनक्रियाटिस का एपिसोड आया था, तो we should also stop. We also get treatment of the gallbladder stone. So it means gallbladder stone का treatment is the surgery. We should undergo the surgery for the gallbladder stone. गॉलब्लैडर स्टोन हो तो सर्जरी करवा लेनी चाहिए, ताकि अपना पेनक्रियाज आगे डैमेज नहीं हो, और ताकि पेनक्रियाज के जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो उससे अपन बचा सकें. स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. देयर इज नो बेनिफिट ऑफ स्मोकिंग, सो एवरीवन शुड स्टॉप द स्मोकिंग. एंड वी शुड ईट हेल्दी फूड. हेल्दी फूड मीन्स डोंट टेक हाई फैट कंटेंट, डोंट टेक हाई शुगर्स, टेक plenty of water, take a good protein amount, take the high amount of fibers, do the regular physical activities. Walking a lot helps a lot. You are keep your pancreas healthy by doing the daily physical activities. Even you can do the home-based activities also. They are very helpful to keep you active. And जो लोग overweight हैं, they should reduce their weight. Weight कम होने की वजह से फैट कम होगा, और इसी वजह से पेनक्रियाटिस और कैंसर होने की संभावना भी कम होगी. Now the new concept has come, the DNA diet. This diet not only for weight loss, this is a diet offered based on your DNA test. इसमें आपका DNA का टेस्ट करा जाता है, इसमें सलाइवा लिया जाता है, उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है, और आपके शरीर में जो भी जीन्स हैं उनका डिटेल स्टडी होता है, एंड देन वी एनालाइज कि ये आपके शरीर में कौन से फूड
स्पेशल फूड की वजह से आपको मेडिकल प्रॉब्लम आने की संभावना ज्यादा है। और उस फूड को अवॉइड करने से न केवल आपका वेट कम होता है, बाकी आप कई सारी डिजीज, इसमें डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, ब्रेन का प्रॉब्लम्स है, इन काफी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तो दिस इज न्यू ट्रेंड बट वेरी इफेक्टिव वे टू गेट योर DNA बेस्ड डाइट। The other new thing is that alkaline water. So alkaline water is also coming in new way and is very useful for our health. Alkaline water, what is that? Normally our body is neutral. अपना pH neutral pH होता है. If we keep our pH more towards alkalinity, तो अपने शरीर की सेल्स बड़े अच्छे ढंग से काम करती है और इसकी वजह से अपना इम्यूनिटी मेंटेन रहता है और कई सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं ये। तो डायबिटीज पेशेंट्स में एल्कलाइन वाटर का काफी बेनिफिट है। ये डायबिटीज पेशेंट जो टाइप 1 है, जिनमें इंसुलिन का सिक्रेशन काफी कम होता है क्योंकि वो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, उनमें सेल्स के फंक्शन को इंप्रूव करता है, जिससे इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। बीटा सेल की डेथ को रोकती है एल्कलाइन वाटर। बीटा सेल वो सेल है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन नॉर्मल होना चाहिए, यानी जो सेल्स का डेथ कम से कम होना चाहिए, उनकी लाइफ लंबी होनी चाहिए, उसमें एल्कलाइन वाटर का काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एंड दिस एल्कलाइन वाटर आल्सो एक्टिवेट द इंसुलिन रिसेप्टर्स इन मसल्स एंड फैटी टिश्यू, ताकि इंसुलिन न केवल सेल्स पे बाकी इन मसल्स में और फैट में भी काम करना शुरू करती है, ताकि अपना शुगर का लेवल अच्छी तरह से कंट्रोल में रहता है। एंड व्हाट इज दिस एल्कलाइन वाटर? एल्कलाइन वाटर बेसिकली इट इज ए नेचुरल रिड्यूस्ड वाटर और इट इज ए इलेक्ट्रिकली केमिकली रिड्यूस्ड वाटर। इसमें हाइड्रोजन नेगेटिव आयंस भी होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, मिनरल्स नैनो पार्टिकल्स होते हैं एंड मिनरल्स नैनो पार्टिकल विद हाइड्राइड्स होते हैं। सो इट इज अ वेरी गुड न्यू कंसेप्ट, इमर्जिंग कंसेप्ट। आई थिंक and lot of things are coming in a very positive way to support for diabetes also with the alkaline water. And my last point for keep your pancreas health is that if you are diabetic, keep your diabetes under adequate control. Again repeating, अगर आपके डायबिटीज हैं तो अपने डायबिटीज को हमेशा कंट्रोल में रखिए। जब शुगर का लेवल फ्लक्चुएट होता रहेगा, उसकी वजह से पेनक्रियाज का डैमेज भी होता रहेगा। इसलिए अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर की ओपिनियन को फॉलो करें, जो भी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट बताएं, जो सलाह दें, उनको बिना डाउट के आप फॉलो करें और रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाएं। एक अच्छा टेस्ट है, आप भी नहीं करवाते होंगे, जिसको कहते हैं कि HbA1c, ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ये टेस्ट कराने से आपको पता चलेगा कि आपके लास्ट 3 मंथ में शुगर का लेवल कितना ज्यादा है। नॉर्मल में वो 6 या 6.5 से कम होना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका टारगेट 7 या उससे कम रखने का होना चाहिए। जितना अच्छा डायबिटीज रहेगा, आपको फ्यूचर में डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना कम रहेगी। तो हमने ये 10 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। सो यू कैन फॉलो ऑल दिस 10 पॉइंट्स। यू कैन टेक द पिक्चर स्नैपशॉट ऑफ दिस स्लाइड ऑल्सो and you can follow them, and so you can keep your pancreas healthy in your routine life also. So with this, I end my presentation on this topic. Our next topic will be on obesity and diabetes, and उसमें हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ओबेसिटी से डायबिटीज कैसे होती है, डायबिटीज से ओबेसिटी कैसे होती है, और हाउ वी कैन गेट ए बेटर कंट्रोल, व्हाट आर दिस अप्रोच फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज. So you can connect us on the for this. Hello. Good evening, doctor. Good evening, sir. Sir, may I ask a question, sir? Sir, I request you just wait. Sudhaji, our moderator, she will coordinate for your question answer. Just wait, I will reply to each and every questions. छतवाल जी, मैं आपको अभी मौका देती हूँ पूछने का। डॉक्टर साहब ने बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन दिया है। हम लोग उनका तालियों से स्वागत करेंगे कि इस तरह वो हर 15 दिन में आकर कोई नए टॉपिक के साथ हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इनका ये होलिस्टिक अप्रोच वाकई तारीफ काबिल है और शायद हमारे को A to Z सारी नॉलेज इसमें से समा गई है। जिनको अगर लाइफस्टाइल डिजीज चेंज करके और अपनी डिजीज को ठीक करना है तो भी हम ठीक कर सकते हैं। अगर वो उनके बस की बात नहीं है तो आप ऑपरेशन के लिए भी उनसे सलाह सूचन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इन फ्यूचर आप इन सब डिजीज से बच सकते हैं। तो रियली इट वाज वेरी मच इंफॉर्मेटिव फॉर माई सेल्फ इवन। बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन था डॉक्टर साहब।
और आगे मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वाले सेशन आप लोग निरंतर अटेंड करते रहिए और अपने रिलेटिव्स, फैमिली सभी को सपोर्टिव रहिए और उनको भी इसमें जोड़ने की पूरी कोशिश करिए। और इसके साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम प्लस यूट्यूब चैनल सभी कुछ लिंक दे रखी है डॉक्टर साहब ने अपने मैसेज में, उनके थ्रू आप उनसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब हम कुछ पहले लाइव छतवाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो पहले हम उनको मौका दे देते हैं कि वो उनकी क्वेरी को सॉल्व करिए। यस छतवाल जी, प्लीज पूछिए। Thank you very much, ma'am, for giving me a chance to ask a question. May I ask It's our pleasure. to Dr. Saab, what is the periodicity of getting this amylase test conducted? Sir, amylase test, there is no periodicity to do this test, number one. Number two, the role of amylase is just to make the diagnosis. If you are having the acute pancreatitis, its role has only to make a diagnosis. We should not repeat the test repeatedly to level to come down. It's not useful for that purpose. And if you don't have the pain, we should suspect it when pain is because of the pancreas. If you suspect the pain is because of the pancreas, then only we should do the amylase. So amylase has the value only for diagnosis. Thank you, Dr. Saab. Thank you very much for the reply. डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरा है पहले कि अगर मान लो हमें कैसे मालूम चलेगा कि इस समय हेल्दी है, मान लो कोई एक्यूट पेन नहीं है, क्रॉनिक पेन नहीं है, तो मालूम कैसे चलेगा कि इस समय हमारा हेल्दी है पेनक्रियास या नहीं है? तो इसका पता करना भी आसान भी है तो मुश्किल भी है। आसान इसलिए कहूंगा, अगर आपको पेट का दर्द बार बार नहीं होता है जी, अगर आपको कभी गॉलब्लैडर स्टोन का पेन कभी नहीं हुआ है जी, आपके शरीर में गॉलब्लैडर स्टोन नहीं है, हाँ, अगर आप नॉर्मल वेट हैं और अगर आपका लीवर में फैटी लीवर नहीं है, तो आप में पेनक्रियास की प्रॉब्लम होने के चांसेस काफी कम है। लेकिन अगर किसी को फैमिली में पेनक्रियास का कैंसर हुआ हो, अगर फैमिली मेंबर को किसी और ऑर्गन का कैंसर हुआ हो, तो उन लोगों के अंदर पेनक्रियास कैंसर होने के चांस ज्यादा है। तो ऐसे लोगों में अगर फैमिली में कैंसर का स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होता है, तो यूजुअली हम सर्विलेंस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, जल्दी पता करने के लिए करीब 10 ईयर बिफोर टेस्ट करने की सलाह देते हैं। अगर किसी फैमिली मेंबर को 60 की एज में कैंसर हुआ है, किसी के फादर को, तो हम उनको बोलते हैं कि आप 50 की एज में अपना एक बार चेकअप करवा लीजिएगा, 10 ईयर बिफोर टेस्ट करवा लीजिएगा। उस समय में आपको कोई सिम्टम नहीं होगा, लेकिन आपकी कैंसर की हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हम आपको एक स्क्रीनिंग करने का सजेस्ट करते हैं। और अगर वो टेस्ट भी नॉर्मल आता है, तो फिर अपन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपन 5 ईयर बाद में फिर टेस्ट करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिम्टम है, पेट में दर्द होता है, बार बार होता है, जिसको अधिकांश लोग गैस और एसिडिटी समझ करके घर पे ट्रीट करते रहते हैं या इग्नोर करते रहते हैं, तो वहां पर उन लोगों में ये पेनक्रियास की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस। अभी I just have, yes, sorry, I want to ask a question regarding the same thing what doctor was talking, and just your question. yes, If I may just take 1 minute, please. या डॉक्टर जी, आपने बताया कि पेन अगर कोई गैस या एसिडिटी समझ के घरेलू इलाज करते हैं तो शायद ये रिस्की हो सकता है, लेकिन पेन का डेफिनेशन क्या है? आर यू टॉकिंग अबाउट एक्यूट पेन? बिकॉज एसिडिटी और ये सब में एक्यूट पेन तो नहीं होता, आप सहन कर सकते हो, आप दवाई ले सकते हो। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ एक्यूट दैट पेन हैज टू बी टू make sure that this is not just acidity or something else, it's something major, something to do with pancreas. Yes, sir. Thank you, Piyush, for asking that question. Typically, the pancreatic pain is very severe pain. Typically, it's a very severe pain. One cannot forget if they experience this pain. Very severe pain starts in the center of the tummy and goes backside, like penetrating something penetrating from front to the back. It's a very severe pain, and it lasts for few hours to few days until unless you consult a doctor or you take injectables to relieve your pain. This is the common typical presentation. Based on that, we can make a diagnosis. But what happens in some patients, the presentation may not be typical. They may have some dyspeptic symptoms also. So in that case, that difference is very difficult for clinician also. So here comes our role. When
the common remedies or routine medicine are not helping us, then we should do the further investigation in form of sonography, ultrasound. Right. Ultrasound can easily pick up, is there any problem in the pancreas? So Right. there, the role of sonography comes. And again, my point is, the sonologist should be asked to see the pancreas. Why? Because pancreas is usually very deeply seated organ. If you see the front side, it's very deeply seated. So if you ask them to see very keenly, then they can easily pick up any disease of the pancreas. So that is the way we differentiate in our clinical practice. I think you are satisfied with our answer. Yes, yes, definitely, doctor. Thank you. डॉक्टर साहब एक कुछ प्रश्न है जो लोग बागों ने लाइन से पूछ रखे हैं, मैं चाहूंगी हम लोग पहले वो ले लें। विवेक भार्गवा जी हैं जयपुर से, पूछ रहे हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ ओबेसिटी। विवेक जी, आपका क्वेश्चन ओबेसिटी संबंधित है। हमने आज 4th वेबिनार है हमारा, हमने फर्स्ट और सेकंड वेबिनार में इसमें डिस्कस किया था कि हाउ टू गेट रिड ऑफ ओबेसिटी। मैं फ्रीली आपको इसका लिंक शेयर करेंगे, आप हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे इसको आप देखिएगा। ब्रीफली सब लोग जो अटेंड करें उनके लिए भी मैं एक रिवीजन की तरह रिपीट करना चाहूंगा कि देयर आर 3 फैक्टर्स फॉर वेट लॉस। वन इज योर कमिटमेंट, कि मुझे वेट कम करना है। सेकंड इज योर गुड डाइट, आप खाने में फास्ट फूड कम से कम खाएं, ना खाएं, स्वीट मिठाई ना खाएं। और क्या खाना है? फाइबर्स, नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनका यूज ज्यादा करें। द थर्ड पॉइंट इज डू द रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज। आप कुछ न कुछ एक्टिविटी जरूर करें, चाहे वॉकिंग हो, चाहे जॉगिंग हो, चाहे जिम जाना हो, एटलीस्ट 30 मिनट से 1 आवर जरूर करें। 7 डेज भी करवाते, यू आर अ विनर। सो दीज आर 3 कंपोनेंट। वेट गेन होता है एक्सेस डाइट में कैलोरी लेने की वजह से। आपका डाइट रेस्ट्रिक्शन होगा, आपका वेट पे कंट्रोल आएगा। और जो आपने वेट गेन किया हुआ है, उस फैट को बर्न करने के लिए आपका रन करना, भागना, दौड़ना जरूरी है, उसके बिना वो कम नहीं होगा। एंड ओवरऑल आपका कमिटमेंट, मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि मुझे मेरा वेट कम करना है। मैं उसे कम ही नहीं करना है, आपको उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेन भी करना है। विद दैट कमिटमेंट यू कैन रिड्यूस योर वेट। डॉक्टर साहब, हमारा ये सेशन अभी है फेसबुक पे। यस, so he can also go through that. Yes, we will share the link to them. Okay. Sir, I have a question, sir. What is DNA based diet? How can we get it? Latest approach for weight loss. For that, you have to come to our center. We will take your saliva for the test. We send the saliva for a laboratory for specialized test of your genes or body. It takes usually 2 months to get the report. And once report comes, we as expert analyze your report and tell you the which diet is not suitable for you. डॉक्टर साहब, इनको म्यूट करिए जो बीच में आवाज कर रहे हैं। उसको हम स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी में भेजते हैं। आने में 2 महीने का टाइम लगता है, जिसमें पूरे आपके जीन्स का एनालाइज होता है और ये पता चलता है, बताते हैं आपको कि कौन से इसको बंद करना पड़ेगा, वेट गेन हो रहा है, और आपको वो फूड अवॉइड उसमें जाएं जिससे आपका लाइब्रेरी इन अंसर टाउन में। अंकल हमें ऐड तो करनी तो आप म्यूट करिए आप प्लीज। सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। शालिनी दास जी पूछ रहे हैं आगरा से, रिलेशनशिप बिटवीन ओबेसिटी एंड टेंशन। बहुत अच्छा रिलेशन है। टेंशन ज्यादा रहेगा तो अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेस ज्यादा होगा। जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो अपना ईटिंग ज्यादा, खाने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। जब स्ट्रेस होता है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, अपना फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाता है। स्ट्रेस की होने की वजह से वेट गेन होने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। जी, शरद शर्मा जी जयपुर से पूछ रहे हैं, वेट लॉस एंड डायबिटीज। शरद जी, मैंने वैसे इस प्रेजेंटेशन में थोड़ा हिंट दिया था कि ओबेसिटी और डायबिटीज में नहीं, लेट नहीं आया, वो लैब का सामान लगवाया सारा, लगवाई नहीं। और हमारे नेक्स्ट वेबिनार में डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या रिलेशन उसमें है। लेकिन मैं ब्रीफली बताना चाहूंगा कि ओबेसिटी की वजह से ही डायबिटीज होती है।
जो लोग डायबिटीज हैं करीब 70% लोग ओवरवेट होते हैं, ओबेस होते हैं। और ओबेस लोगों से फैट से ऐसे हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है जो इंसुलिन के फंक्शन को रोकते हैं, इंसुलिन का फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं होता है। और जैसे मैंने आज के वेबिनार में बताया, सामान आ गया था, इंसुलिन का होता है, उससे डायबिटीज होती है। तो ओवरवेट की वजह से डायबिटीज होने का ये लिंक होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट महीने से अपना वेबिनार आएगा, उसको आप जरूर अटेंड करें। विजेश जी पूछ रहे हैं उदयपुर से, ठीक है। हाउ टू लूज वेट, ऑलरेडी वी आंसर्ड दिस, राइट। श्रुति जी पूछ रहे हैं जयपुर से, व्हाट इज द रोल ऑफ फैटी एसिड्स ड्यूरिंग द वेट लॉस, ड्यूरिंग द वेट लॉस? यस, वेट लॉस करने के लिए फैटी एसिड का कंजप्शन कम होना चाहिए। और फैटी एसिड क्या है? बेसिकली फैट का स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे कि घी है, तेल है, बटर, चीज है। एनालाइज कर रहे हैं फैटी एसिड, इन छोटी छोटी फैट के जो कंटेंट है उसको नहीं लेना चाहिए, उनका यूज कम करना चाहिए ताकि अपना वेट जल्दी से कंट्रोल में हो। तो वेट कम करने के लिए कम होना चाहिए। सर जी कोई बीच में बोल रहे हैं, उनको मालूम नहीं है, प्लीज आप टेक्नीशियन को बोल के उनको अनम्यूट कराइए, मैं यहाँ से कर नहीं पा रही हूँ। ओके मैडम, आ जाओ सर, आ जाओ। ये देखिए थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ मुझे ये पूछना था कि जो ओबेसिटी ऑपरेशन करवाते हैं फिर वो बाद में पहले जैसे मोटे क्यों हो जाते हैं? आर यू ऑडिबल डॉक्टर साहब? आई विल रिप्लाई। यस यस यस। ओबेसिटी सर्जरी करवाने के बाद बीबी चेक करना बंटी। हमारे कोई पेशेंट पहले जैसे मोटे नहीं हुए हैं। मेरा पहला जवाब ये है। नहीं, हमारे परिवार में तो हुए हैं। हाँ, मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूँ। और इसका रीजन ये है कि ओबेसिटी सर्जरी करने से पहले आपका काउंसलिंग करा जाता है। क्या होगा कि आपको सर्जरी के बाद में किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो हमारे पेशेंट हम करवाते हैं जिसकी वजह से किसी का भी वेट गेन नहीं हुआ है। पहली चीज ये, वेट लॉस सर्जरी जब होती है तो सर्जरी एक पेशेंट की नहीं होती है, पूरे फैमिली के साथ होती है वो। तो जो डाइट का प्रिकॉशन बताते हैं वो पूरे फैमिली को फॉलो करना होता है। ये बेनिफिट एक तरह से है कि सर्जरी एक मेंबर की हो रही है, बाकी लोग फॉलो करेंगे तो बाकी मेंबर्स का भी वेट कम हो जाएगा। रीजन ये है कि अगर एक पर्सन जिसका सर्जरी हुआ है वो अकेला ही डाइट कंट्रोल करे और घर के बाकी लोग साथ में बैठ करके हर तरह के फूड को एंजॉय करें, पार्टी करें, सेलिब्रेट करें, तो जो पेशेंट सर्जरी हुआ है उसका कमिटमेंट जल्दी ब्रेक हो जाता है। वो जल्दी ही अपनी रूटीन हैबिट प्रिकॉशन को छोड़ करके केयरलेस हो जाता है। जो इस सर्जरी के बाद में अपने को डाइट कम लेनी चाहिए, डाइट में खाने की मात्रा कम ली जाती है। पहले की तरह खाना ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, खाना थोड़ा थोड़ा खाना होता है, अमाउंट स्मॉल होती है, बार बार खा सकते हैं। और खाने में मिठाई, शुगर की चीज़ कम से कम होनी चाहिए। खाने में घी, तेल, चीज़, बटर, ऑयली फूड का सेवन कम से कम होना चाहिए। घर में आप जो फूड ऑयल में बनाते हैं, घी बटर खाते हैं, वो ले सकते हैं, लेकिन बाहर का फास्ट फूड होता है उसका यूज नहीं करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट होता है अपने को रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करते रहना चाहिए। सर्जरी बाद अधिकांश लोगों में क्या होता है कि वेट कम करना है 50 kg, मेरा वेट 45 kg हो गया, 40 kg कम हो गया है, चलो ठीक है मेरा टारगेट अचीव हो गया है। उसके बाद उनका कमिटमेंट कम हो जाता है, उनका वॉकिंग एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये फैक्टर्स का कमिटमेंट कम होने की वजह से फिर धीरे धीरे वेट गेन होने लग जाता है। देखो, सर्जरी इज ए वे टू रिड्यूस द वेट। हम सर्जरी करके वेट कम करते हैं, जो वेट आप अपने लेवल से कम नहीं कर सकते हो, लेकिन मेंटेन करने के लिए आपका लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होता है कि आप खाने का पूरा ध्यान रखेंगे और डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे। ये दो प्रिकॉशन के साथ फॉलो करते हैं तो वेट आगे नहीं बढ़ता है। और मैं समझता हूँ आप भी देखने की चाहेंगे कि आपके फैमिली मेंबर में किस वजह से वेट बढ़ रहा है, और आप चाहें आप हमसे पर्सनल कंसल्ट भी कर सकते हैं और आपको गाइड करें कि आपके केस के अंदर वेट बढ़ने का रीजन क्या है, और हम आपको एडवाइस करेंगे जिससे आप वापस अपना वेट कम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सुरेश जैन जी जयपुर से पूछ रहे हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन। तो एसिडिटी, इंडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम फूड हैबिट की वजह से होता है। आपको फूड हैबिट का सेवन रेगुलर अच्छा करना चाहिए। बाहर का फूड कम से कम खाएं, हेल्दी फूड खाएं, रेगुलर फूड खाएं, अपना नींद पूरा करें, है, पानी का यूज
अप्रोप्रिएट करें। मॉर्निंग में उठे तो वाटर पीना चाहिए आपको। ये इन सब चीजों को करने से 90% लोगों का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। और आपको लगता है आपका प्रॉब्लम अभी भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं या हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको आगे की एडवाइस दे सकते हैं। सुमित कुमार थापा जी अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, आई वांट टू रिड्यूस वेट एज पर माय हाइट बट कुडंट एबल टू डू सो। यस सुमित जी, आपका वेट काफी ज्यादा है, आपका 40 kg वेट ज्यादा है आपकी हाइट के हिसाब से। तो जैसे मैंने बताया, वेट कम करने के लिए कमिटमेंट, गुड फूड हैबिट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज, इनका आपको रेगुलर फॉलो करना चाहिए। और अब आप अहमदाबाद में हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे एक बार आप हमारे सेंटर पे आएं, हम आप डिटेल में आपका असेसमेंट करें और किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको गाइड करेंगे और आपका वेट डेफिनेटली कम करेंगे। रितेश गजर जी जयपुर से पूछ रहे हैं, आई सफर फ्रॉम हार्ट पेन, व्हेन आई सी डॉक्टर ही सेज दैट इट्स ड्यू टू एसिडिटी, प्लीज फाइंड मी अ सॉल्यूशन फॉर दिस एक्सेसिव एसिडिटी। रितेश जी, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, काफी लंबे समय से है, और हमने हमारा जो सेकंड सेगमेंट वेबिनार किया था वो इसी टॉपिक पे किया था। जिन लोगों को लंबे समय से एसिडिटी है तो उसका कारण ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। कारण मिलने के बाद में उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास अवेलेबल है। आप अपने लोकल डॉक्टर से मिले, उनसे मेडिकल जांच करवाएं, आप रिपोर्ट हमें भी शेयर कर सकते हैं या हमसे भी काउंटर कर सकते हैं। हमारे पास आपके डेफिनेट सॉल्यूशन है, क्योंकि हम जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि आप में लॉन्ग टर्म से एसिडिटी क्यों है। साथ में आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का भी सलाह देंगे कि आप अल्कोहल का यूज ना करें, स्मोकिंग ना करें, खाना थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाएं, एक बार में पेट भर के खाना ना खाएं, खाना खाने के बाद तुरंत सोने के लिए ना जाएं और नींद पूरी करें। कोयम्बतूर से राघवन जी पूछ रहे हैं, कंट्रोल ऑफ डायबिटिक्स। राघवन जी, I suggest you to be connected with us for our upcoming webinar on the obesity and diabetes, where I will share in detail how obesity and diabetes are interrelated and what is the best way to take care of diabetes. But in a nutshell, I would say that keep your physical activities and your diet control on your priority. Again, I think I'm repeating all three sentences repeatedly: commitment, good food habits, and do physical activities. They are the cornerstone of your diabetes control. I think you follow them, you are able to control them. Yes, in that case you are able to control your diabetes, then again I would say consider your local gastro doctor. He will look into whether you are having the pancreatic disease or any problems. If you are there, he will address accordingly, or you can connect us to the website or WhatsApp or any groups. We will help you to solve your problem. Yes. विसनगर से रविंद्र पटेल जी पूछ रहे हैं, आई एम अ डायबिटिक पेशेंट। यस, तो रविंद्र जी, आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका अच्छे सीनियर फिजिशियन के अंडर में आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा होगा, आपका शुगर कंट्रोल में भी होगा। अगर आपको और डायबिटीज ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करें, मेल करें, और ये भी निवेदन करूंगा हमारे अगले वेबिनार को आप जरूर ज्वाइन करें, जहां आपको और जानकारी मिलेगी कि डायबिटीज का सोल्यूशन और कैसे आपको मिल सकता है। सिकंदराबाद से यादव जी पूछ रहे हैं, हाउ टू स्टे फिट एंड हेल्दी एंड टिप्स टू रिड्यूस abdominal फैट्स। So Yadav ji, again repeating the same three statements. First is commitment, second is the good food habits, and third is the physical activities. Once you are committed to the weight loss, no one can hold you from losing your weight. अंजना जी छुक पूछ रहे हैं पुणे से, which other organs are affected? Yes. Which organs are affected by the obesity? Every organ is affected by the obesity. I have shared this point in my second webinar, the complex of obesity. Again repeating, head to toe, every organ is affected by the obesity. It can be the brain, it can be the eyes, it can be the heart, it is a lung, it is a liver, gallbladder, pancreas, kidney, uterus, bones, joints, muscles. Every organ is affected by the obesity. And every organ affected by the diabetes also. If you are diabetic, keep your sugar under control. If you are overweight, keep your sugar normal so you have healthy life. फाल्गुनी जी अहमदाबाद से पूछ रहे हैं अबाउट जनरल हेल्थ। Falguni ji, it's a very
वीक क्वेश्चन जनरल हेल्थ के बारे में, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा इस समरी में For last फूड years, he has been यू आप serving अच्छा फूड patients very खाएं, nicely. हेल्दी फूड खाएं, ये अनम्यूट करिए, किसी को अनम्यूट करिए, बीच में आवाज आ रही है। डेली वॉकिंग करें, रोहित करें। ये सब करने से आपको नॉर्मल रहेगी और कई सारे फायदे मिलेंगे। मन्नू जी पूछ रहे हैं कन्नूर से, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल? I hope he asking for treatment option for the pancreas diseases. If the treatment option pancreas is concerned, then yes, there are medicines used for the treatment of pancreas. There is a endoscopic therapy we are offering for the disease of pancreas, and we are also offering the surgery for the treatment of the pancreas disease. So important thing is that we need to know what type of disease actually you are having, and accordingly among the three we choose the best option to get your problem solved. क्रिश्चियन जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन बीएमआई एंड कार्डियक रिस्क? Yes, this is also our upcoming webinar topic कि BMI एंड कार्डियक रिस्क का क्या कोरिलेशन है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। मैं जितना ज्यादा BMI होगा हार्ट पे उतना ज्यादा लोड पड़ेगा, हार्ट को वर्किंग करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। सो दे वेरी डायरेक्ट कोरिलेशन। तो इसलिए अपना BMI कम होना चाहिए। BMI कम रहेगा तो हार्ट पे लोड कम रहेगा और हार्ट लंबे समय तक अच्छा काम कर पाएगा। बहुत ही खूब। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारे पास ऑडियंस है, पार्टिसिपेंट्स है, उनमें से किसी के पास कोई प्रश्न हो तो हम 2 से 3 मिनट और हैं साथ में। तो बोलो सबको अनम्यूट कर दीजिए सभी को। कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, वो मेरे पास तो वही नहीं सर का, वो बंद कर दिया सर। क्या बोलते हैं, एनीडेस्क का कनेक्शन करना बंद कर दिया। अनुज मिश्रा जी, आपको अनम्यूट किया है, कोई प्रश्न है तो पूछिए। काफी लोग अभी भी अनम्यूट है। हाँ। डॉक्टर उबैद मोहसिन जी, जुनैद जी, केबी प्रियानी जी, मीना अग्रवाल, कारिया जी, अमिता पटेल जी, आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आइटम क्या थे? तो जलेबी, एक जलेबी। I will ask one question. Yes, please. How can I get the DNA based diet? Please repeat your question. DNA based diet. How can I get it? Sir, I replied in a question, again repeating that DNA based diet. So DNA based diet में अपने सलाइवा से टेस्ट करा जाता है अपने सारे जीन्स के बारे में। तो हम आपका सलाइवा लेके उसको लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजेंगे, जिसका रिपोर्ट आने में यूजुअली 2 मंथ्स का समय लगता है, 2 महीने का समय लगता है। और ये बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, जिससे ये पता चलता है कि आपके शरीर में कौन कौन से जीन बीमारी देने वाले हैं, साथ में कौन कौन से फूड आपके लिए अनहेल्दी हैं। तो जिन फूड के बारे में हमें जानकारी मिलेगी कि ये फूड आपको नुकसान देने वाले हैं, ये बीमारी होने वाली है, या इस फूड का डाइजेशन आपके शरीर में अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है, वो फूड को अवॉइड करेंगे। इसलिए ये डीएनए बेस्ड डाइट में जो फूड आपके लिए हेल्दी है वही फूड देने से आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। यानी जो फूड आपके लिए अनहेल्दी है, जिसका डाइजेशन आपके शरीर में नहीं होता है, जिस फूड को लेने से आपका वेट गेन होता है, उस फूड को अवॉइड करेंगे। इस तरह से आपका वेट लॉस होगा।
I Thank think- you. sir. Thank you very much. Thank you, sir. और कोई पार्टिसिपेंट्स कुछ पूछना चाहे तो? I think now we can close the session. यस हम लोगों से जुड़े रहने के लिए आप लोग प्लीज हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम प्लस यूट्यूब चैनल सभी को लाइक करिए और पिछले 4 सीरीज जो हम कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें भी गो थ्रू होइए ताकि आप अवेयर हो जाएं जो भी डिजीज है। और जब भी आप यहाँ जुड़ते हैं प्लीज कीप अस 1 hour slot स्पेशली फॉर दिस प्रोग्राम एंड हैव एन अनडिवाइडेड अटेंशन ओवर हियर। आपको, आपके फैमिली को, सभी को ये चीज बेनिफिट करेगी इन फ्यूचर में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। Thank नाउ you. वी कैन टेक अ लीव। ओके, थैंक यू। Thank you very much. Very good session, doctor.